नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग टॉप 20 जो है 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला देख रहे थे, लेकिन हम सोचे कि जो है बीच में हम लोग वन लाइनर के तौर पे भी जो है क्विक रिवीजन के तौर पे वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें भी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्या करेंगे और उसको हम क्रमशः चालू रखेंगे। लेकिन जो है अभी हमारा जो हर बृहस्पतिवार को होगा वो लगभग मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन या 200 प्लस क्वेश्चन का एक श्रृंखला होगा, जिसको हम लोग जारी रखेंगे। मतलब हर बृहस्पतिवार या हफ्ते में एक बार जब भी टाइम मिलेगा तो हम 200 क्वेश्चन का वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम उसकी व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर भी सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की है। कब की है? कांस्य युग की है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सैंधो सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंधो सभ्यता कहते हैं। आज लिखने का स्पेस कम है तो हम बोलेंगे और आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सैंधो सभ्यता कहते हैं, इसके अलावा कांस्य युगीन तो कहते ही कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं, ठीक है। वो हम लिखना चाहेंगे आद्य ऐतिहासिक, ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। जो 1921 में हुई थी तो ये जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, ठीक है, इनके नेतृत्व में राय बहादुर शाहिनी ने जो है किया था। किसने किया था? राय बहादुर शाहिनी ने किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्व में इन्होंने किया था? तो इन्होंने जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अगर इसी में बात कर लें तो ये स्थित कहाँ है? तो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला, जो वर्तमान में साहिवाल जिला, और ये रावी नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है। कौन सा? हड़प्पा स्थल, ध्यान रखिएगा। आगे अगर इसी में देखिए बात कर लें, यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो की, तो देखिए 1922 में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो है खोज हुई थी और इसको जो है राखाल दास बनर्जी इन्होंने खोजा था। और ये जो है लरकाना ज़िले में है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है। कौन? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। तो देखिए, लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा वासी को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगर बात करें लोहे का पहली बार साक्ष्य कहाँ मिला, तो अंतरजी खेड़ा एक स्थान है इटावा के पास में, वहाँ से जो है पहली बार लोहे का साक्ष्य मिला। और बात करें किस शताब्दी में, तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास में जो है पता चला, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो अभी हमने देखा मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो जो है ये 1922 में राखाल दास बनर्जी ने जो है लरकाना जिले सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और बात करें विशाला जो स्नानागार है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी तुलना किससे की जाती है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की तुलना जो है ये मोसोपोटामिया और सुमेरिया, ठीक है, इस सभ्यता से किससे की जाती है, ठीक है। मोसोपोटामिया और सुमेरियाई सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की या इसके समकालीन मानी जाती है, ठीक है। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है, ठीक है। और अगर बात कर लें कि जो है ये जो हड़प्पा सिंधु है, ठीक है, ये मोसोपोटामिया जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो मोसोपोटामिया है वो दजला फरात, ठीक है, इन नदियों के आसपास बसी हुई थी और इसका जो आधार था वो कृषि था। क्या था? तो इसका आधार जो है मोसोपोटामिया का क्या था? तो वो कृषि था, ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो दजला फरात। किसके? दजला फरात, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लें तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा था, हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। अगला हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखिए, ये कहाँ से हुआ? कालीबंगा से हुआ, ठीक है, कालीबंगा से हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। बात कर लें कि कालीबंगा राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर इसी में थोड़ा देख लें तो देखिए, कालीबंगा जो है ये राजस्थान के कहाँ पर है। तो ये हनुमानगढ़ ज़िले में है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर बात कर लें कि जो है इसकी खोज किसने की थी, तो
अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे, यानी कि A.N. घोष, ठीक है। और उत्खननकर्ता की बात कर लें तो B.V. लाल थे और B.K. थापड़ थे, ध्यान रखिएगा। और जो इसका शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया कि काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पर जुते हुए खेतों जो है खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। दो फसलों को भी एक साथ उगाया जाता था, ऐसा भी कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है नाली का साक्ष्य न प्राप्त होकर व्यक्तिगत नाली, मतलब यहाँ पर जो है नाली का साक्ष्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत लोग अपना अपना नाली बना रखे थे, ऐसा साक्ष्य मिला। इसके अलावा अग्निवेदी का भी साक्ष्य मिला। किसका? अग्निवेदी, ठीक है। और जो है उसके बगल में यूप, यूप मतलब खूंटा बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। सड़कों का जो है पक्का निर्माण किया गया। किसका? सड़कों का पक्का निर्माण था, ये भी बात आपको ध्यान रखना, कहाँ पर? कालीबंगा में। इसके अलावा भूकंप के आने का भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट के भी साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो है मतलब जो एक दरवाजे वाले थे, जो आजकल के ये दो दरवाजे वाले नहीं, सिंगल एक दरवाजे का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला? तो वो भी जो है कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। आगे इसी में बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। तो ये सबको पता है कि जो भारत की आर्थिक राजधानी है ये मुंबई में है, ठीक है। और बात कर लें कि ये जो मुंबई है, ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफी से हम इसको रिलेट करेंगे। जो मुंबई है ये भारत का सबसे जो है प्राचीनतम बंदरगाह है, ठीक है। कैसा है? सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। और अगर बात कर ले तो यहीं पर जो है एक द्वीप है जिसका नाम हम लोग पढ़ते हैं एलिफेंटा, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? तो वो मुंबई में स्थित है। और ये जो बंदरगाह है सबसे पुराना है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाहवा सेवा, जिसका वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके तट को क्या कहा जाता है? तो मुंबई का जो तट है इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस तट से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर एक लोनार झील भी स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कौन सी झील है? लोनार झील है। देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है। ये लोनार झील जो है ये क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका है? क्रेटर झील का उदाहरण है। अब बात करें क्रेटर की, तो क्रेटर वह होता है जब कभी भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद में, या कभी जैसे भूकंप आया तो उसमें जो गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढे में जब जल भर जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका क्या होता है? विस्तार हो जाता है, तो उसको कालडेरा कहते हैं। और उसी कालडेरा का जो छोटा रूप होता है, जो ज्वालामुखी आता है और गड्ढा बनता है, उसमें जल भर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्रेटर कहते हैं। और उसी का जो विस्तृत रूप होता है उसी को कालडेरा कहते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अगर बढ़ जाएं तो देखिए इसमें दिया हुआ है जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा कैसी थी। तो आप सभी को पता है कि जैन के जो आगम ग्रंथ थे, ध्यान रखिएगा, यही पूछेगा कि आगम ग्रंथ का संबंध किससे। तो देखिए आगम ग्रंथ जो है ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। और इसकी भाषा कैसी थी? प्रकृत थी। कैसी थी? प्रकृत थी। देखिए जो जैन धर्म थी उसकी भाषा प्रकृत थी। लेकिन अगर बात कर ले बौद्ध धर्म की, देखिए 4 संगीतियाँ बौद्ध धर्म में हुई थी, जिसमें शुरुआती के 3 जो थे वो तो पाली भाषा में थे, लेकिन जो चौथा संगीत हुआ था कनिष्क के समय में, ठीक है, वो जो है संस्कृत में हुआ था। किस में हुआ था? संस्कृत में हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसी चौथे बौद्ध संगीत में क्या हुआ था? हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं चीन, ठीक है। किस चीन शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो ये कौन था? ये था तोगन तिमूर। कौन था? तोगन तिमूर था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है दिल्ली के सुल्तानों में कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करेंगे, ठीक है, जो कि करना जरूरी है, इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जो है एक महानतम सुल्तानों में से एक था। देखिए मोहम्मद बिन जो तुगलक था इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1325 से, ठीक है, 1325 से 1351 ईस्वी तक था, ठीक है। पहली बात ध्यान रखिएगा, इसे सल्तनत काल का आरस्तू कहा जाता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको सल्तनत काल का आरस्तू कहा जाता है। और इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम पूछा गया है, क्या था? जौना खां था। क्या था? जौना खां था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि भी दी थी। और राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का इसे खान कहा गया है। जो राजमुंदरी अभिलेख है, ठीक है, इस राजमुंदरी अभिलेख में जो है इसको दुनिया का खान कहा गया है। आगे बात करें कि अलग अलग इतिहासकारों का जो है इसके बारे में मत था। तो देखिए स्मिथ ने इसको अंतर्विरोधी गुणों का मिश्रण कहा था। जो स्मिथ था वो इसको अंतर्विरोधी गुणों का मिश्रण कहा था, जबकि एल्फिंस्टन ने इसे पागल कहा था। किसने? एल्फिंस्टन ने इसे क्या कहा था? पागल कहा था। बात करें बर्नी की तो इसने सृष्टि का आश्चर्य कहा था, ठीक है। उसके अलावा गार्डन क्राउन को कोई आलोचना नहीं की थी इसकी। बाद में अगर बात करें तो इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे दोआब कर में वृद्धि, ठीक है, दोआब कर में इसने वृद्धि कब की थी? तो इसने जो दोआब कर में वृद्धि की थी वो 1325 में की थी। कब की थी? 1325 से 27 के मध्य में किया था, ठीक है। दूसरा इसने है राजधानी परिवर्तन कब किया था? देखिए राजधानी
ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं राजधानी, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि इसने परिवर्तन किया था, तो वो किया था 1325-26 में। कब किया था? 1325-26 में। ये क्रम है, इसीलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट जो है कभी कभी ये सन से मैच कर जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोआब में किया था, फिर राजधानी में, और तीसरा इसने किया था सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, वो किया था 1329-30 में। कब किया था? 1329-30 में। तो ये 3 काम इसने किया था। और दिल्ली से लेकर देवगिरी इसने जो है स्थानांतरित किया था, और देवगिरी जो है ये गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र वहाँ स्थित है। ठीक है। इसके बाद में अगर इसी में थोड़ा सा और बात कर लें तो इसने क्या क्या सुधार किए थे वो भी हमको जानना ज़रूरी है। देखिए, इसने जो है कृषि के लिए दीवान-ए-कोही, ठीक है, कृषि के लिए इसने दीवान-ए-कोही की स्थापना की थी। किसकी की थी? दीवान-ए-कोही। ठीक है, दीवान-ए-कोही, इसकी भी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और जो मंगोल शासक था, ठीक है, 1327 में अलाउद्दीन, ठीक है, तरामसीन के आक्रमण किया था, लेकिन वो जो है असफल था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके शासनकाल में इब्न तूता जो मोरक्को का निवासी था, कौन था? इब्न तूता। ठीक है, वो भी आया था और इसकी पुस्तक क्या थी? तो रहेला थी। ध्यान रखिएगा क्या थी? रहेला थी। और ये जो मोरक्को है इसकी राजधानी कहाँ है? तो राबात है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो रहेला पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई? अगर कभी पूछ रहे तो ये अरबी भाषा में लिखी गई। किसमें? अरबी भाषा में रहेला इब्न तूता की पुस्तक है जो लिखी गई। और बात करें ये कब आया था, तो ये 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक और इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट कहा जाता है कि 20 मार्च 1351 को जब ठट्टा विद्रोह से, कौन से विद्रोह से? देखिए, एक विद्रोह इसका जो था ठट्टा विद्रोह, ठीक है, इस ठट्टा विद्रोह से जब ये इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? वो 1351 में हुई थी। कब हुई थी? 1351 में। ठट्टा विद्रोह से जब वो लौट रहा था तभी उसकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1351 को। और इसी पर जो है बरनी और बदायूनी, इन दोनों ने क्या कहा था? कहा था कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों ने एक व्यंग्य कसा था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो हम लोग टॉप 25 की सीरीज़ करेंगे, जो कि संभवतः हमारा हो सकता है कल से ही स्टार्ट हो जाए, तो उसमें हम लोग थोड़ा और विस्तार से देख लेंगे। बाकी जो ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आगे अगर बात कर लें मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, तो देखिए मयूर सिंहासन को जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? बादल खां ने बनवाया था। ठीक है, बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ऊपर हमने देखा दौलताबाद। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे, तो ये बरनी था। ठीक है, कौन था? बरनी था, जिसने इसके ऊपर क्या कहा था कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। बात करें कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी, तो अभी हमने बताया दीवान-ए-कोही की। किसकी? दीवान-ए-कोही की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी चीन शासक, ठीक है, तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था, तो वो किसको भेजा था? इब्न तूता को ही भेजा था। ध्यान रखिएगा। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से, ठीक है, विक्षिप्त किसने माना, तो ब्रिटिश ने। किसने माना? ब्रिटिश ने माना। देखते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख गया। देखिए, विक्षिप्त का मतलब ये है कि जिसने उसके बारे में कहा हो, तो यहाँ पर संभवतः ब्रिटिश नहीं होगा बल्कि बर्नी होगा। कौन सा होगा? बर्नी या बदायूनी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि इतिहासकार एल्फिंस्टन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। मैंने अभी वही क्वेश्चन कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना, तो ये जो है ब्रिटिश इतिहासकार, ऐसे पूरा इनका जो हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप लोग करेक्ट करिएगा। ये ब्रिटिश इतिहासकार, देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन, ये यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने जो है इसको मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से अन्य 4 थे, तो सत्य, अहिंसा, अपग्रह और आस्ते। ठीक है, ये 4 जो है थे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि महावीर के निर्माण के बाद जैन धर्म का अगला जो है अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ था, तो सुधर्मन हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। वैदिक काल में जो यो था, ठीक है, यो, इस यो को किसे कहा जाता था? जौ को। जो जौ होता है ना, मोटे अनाज, जो 2023 है ये मोटे अनाज के रूप में मनाया गया, जिसमें जौ, बाजरा इत्यादि आते हैं, तो इसको जो है जौ कहा गया। अगला है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को, यहाँ पर लो नहीं होगा, को बनवाया था। किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। अगला जो हमारा हो जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इनके पिता जो है
देखिए लुम्बिनी में शाक्य राजवंश में किस राजकुमार को जो है एक महान धर्म की स्थापना की, तो सिद्धार्थ। कौन? सिद्धार्थ। आगे बात कर लें कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था, तो इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा, पशुचारण पर। किस पे था? पशु चराने का काम करते थे। अगला है चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है, तो ये वैदिक सभ्यता से है। कहाँ से है? वैदिक सभ्यता से है। अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, जिस प्रकार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था, तो कौन सा? महायान। कौन सी? महायान शाखा का था। अगला मथुरा शैली में, ठीक है, मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ था, तो रेड सैंड स्टोन से, यानी कि लाल जो है बलुआ जो है बालू से जो है हुआ था। ठीक है। अगला हमारा है राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था। कब हुआ था? 606 ईसा में। ठीक है, 606 ईसा में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था, तो किसको नहीं कर सका था? पुलकेशिन द्वितीय को। इन सब नामों से आप इसलिए परिचित हैं क्योंकि ये सब जो है हम गुप्त काल या जो है मौर्य वंश जो पढ़ाए हैं, इसके अलावा जो है मौर्योत्तर काल है, तो कहीं ना कहीं इनका हमने जिक्र किया है। बौद्ध धर्म हो गया या जैन धर्म, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आगे देखें, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो खेती करना था। क्या था? खेती करना था। इसके अलावा किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद के बारे में दी गई है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें जो है 9वां मंडल सोमदेव को 144 मंत्रों के साथ समर्पित है, जबकि तीसरा मंत्र जो है वो सविता और जो है सूर्यदेव को समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और बात कर लें तो गायत्री मंत्र का भी उल्लेख जो है तीसरे मंडल में है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो हमारा 10वां मंडल हो जाता है वो सबसे नवीन मंडल है और इसमें पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है, तो जो ऋषभ देव हैं इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, जब आप वैदिक सभ्यता वाला हमारा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला है विष्णु धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है, ये भी ऋग्वेद में हुआ है। और बात कर लें ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता, तो ये शैलिक कुलीन तंत्र की व्यवस्था थी। आगे बात कर लें किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो ये नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसी के समय जो है 1398 ईस्वी में। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक जो सुल्तान था उसके समकालीन थे, तो ये गयासुद्दीन के। किसके? गयासुद्दीन। और इसी ने निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि हुजूम दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने ही कहा था। आगे देख लेते हैं, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो महमूद लोदी या इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने पराजित किया था। अगला, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये तुजुक बाबरी के नाम से जाना जाता है, बाबरनामा। ठीक है। आगे बात कर लें कि देखिए बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो तुजुक बाबरनामा। ठीक है। आगे है कि किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था, तो जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी में बाबर ने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था। बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, और पानीपत हरियाणा में है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1556 में हुआ था। देखिए यहाँ पर जो पानीपत का दूसरा युद्ध है उसको हम लोग देख लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या हुआ था? हेमू हार गया था। ध्यान रखिएगा, हेमू क्या हुआ था? हार गया था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और है हल्दी घाटी का युद्ध। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 18 जून 1576 को हुआ था और इसमें जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था। ठीक है। और इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहा था, जबकि ठीक है एवं आसफ खां कर रहे थे, जबकि जो अकबर का सेनापति था वो कौन था, तो वो मान सिंह था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान सिंह थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ किसके संरक्षण में अकबर ने जो है 1560 ईस्वी तक शासन किया था, तो वो बैरम खां के नेतृत्व में। किसके? बैरम खां के नेतृत्व में किया था। अगला है सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध। अभी हमने बताया कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। अगला, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु है। अगला है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि उलूक या कणाद थे।
और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि गौतम थे। और ये सभी क्वेश्चन हम जो है बता चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। अगला है सांख्य दर्शन के, देखिए यहाँ तब भी दिया हुआ है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो कपिल थे। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो जैमिनी थे। इसके अलावा अगर बात कर ले तो पतंजलि जो है वो योग दर्शन के थे। अगला हमारा है कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। अगला है कांचीपुरम के जो मुक्तेश्वर मंदिर या बैकुंठ, ठीक है, पेशमाल मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, नंदी वर्मन ने करवाया था। किसने, नंदी वर्मन ने। देखिए कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन ने और कांचीपुरम का नंदी वर्मन ने, ठीक है। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया था, दंती दुर्ग था। अगला हमारा हो जाता है कि कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ठीक है, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय व कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे, तो ये सभी जो है राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। किसके, राष्ट्रकूट वंश के थे। अगला है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, तो ये मानिकर या मान्यखेत थी। अगला है राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, ध्रुव था। कौन था, ध्रुव था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस नेतृत्व में, मतलब किसके नेतृत्व में जो है अरबों का पहला आक्रमण हुआ था, तो वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के। और कब हुआ था, 711-12 में, ठीक है। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आपका लीजिएगा, ज़्यादा सटीक आंसर 712 ही माना जाता है। अगला है किसके नेतृत्व में, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था, 712 में, ठीक है। और जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो उस समय राजा कौन था सिंध का, तो वो दाहिर था। कौन था, दाहिर था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, बस जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही करना है। किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी, अल्पतगीन ने की थी, ठीक है। अगला है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था, तो वो जयपाल था। सुबुक्तगीन कौन था, अल्पतगीन का दामाद था, ठीक है। अल्पतगीन जो था उसका दामाद था। अगला है महमूद गजनी किसका पुत्र था, सुबुक्तगीन का, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार किया था, ठीक है। और सबसे प्रमुख जो इसका आक्रमण था वो 1025 का सोमनाथ मंदिर का था। ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर का, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मृत्यु हुई थी वो खोखरों ने कर दी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। महमूद गजनवी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर आक्रमण कब किया था। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि जो महमूद गजनवी ने पंजाब जो राजा था, राजा जयपाल, ठीक है, इस पर आक्रमण कब किया था, तो इस पर आक्रमण किया था 1001 में। ध्यान रखिएगा कब किया था, 1001 में किया था। और कहाँ पर किया था, तो जयपाल की राजधानी थी बैहिंद या उदयभांड, उस पर किया था। किस पे, बैहिंद या उदयभांड पर किया था, ठीक है। या लाहौर के समीप युद्ध हुआ था जिसमें जयपाल गठबंधन वाली सेना क्या हुई थी, हार गई थी। ये भी बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था तो कब किया था, ठीक है, ये बताना है। तो वो भी जो है 1000 में ही किया था, ठीक है। 1000, 1001 आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा है कि महमूद गजनवी का अंतिम जो भारतीय आक्रमण था वो 17वां आक्रमण था, ठीक है। और ये किसके विरोध में था, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारा अंतिम आक्रमण था, देखिए जो 1027 में इसने किया था, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किसने किया था, यानी 17वां नंबर का जो उसका था वो 1027 में किया था। कब किया था, 1027 में। और ये जाटों के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था, जाटों के ऊपर किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, आक्रमण कर दिया था और उनको तहस नहस कर दिया गया था। और 1030 यानी 62 वर्ष की उम्र में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और गजनवी के जितने भी आक्रमण थे वो सभी खैबर दर्रे के माध्यम से हुए थे। किसके, खैबर दर्रे के माध्यम से हुए थे, ठीक है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं, यह महमूद गजनवी का जो है अंतिम आक्रमण था। और यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के निकटवर्ती क्षेत्र जाटों के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जाट पराजित हुए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो जो है महमूद गजनवी था। देखिए यहाँ पर उसकी थोड़ी सी व्याख्या की गई थी और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन था कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो महमूद गजनी था, ठीक है। कौन था, महमूद गजनवी था। आगे देख लेते हैं, शक्तियों के रूप में उल्लेख किया गया है तो शिलालेख द्वितीय में, ठीक है। ये अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। अगला हमारा अशोक के शिलालेखों में एक मात्र पुत्र की चर्चा की गई है तो वो तीवर है। अगला है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक जो है शासन किसने किया था, तो तुगलकों ने किया था, ठीक है। और सबसे कम किसने किया था, तो खिलजी ने किया था, ठीक है।
आगे हम बात कर लें अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, तीवर की है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, अभी हमने ऊपर पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है, मास्की। इसके अलावा भी है गुज्जरा है, नेतुर है, उदयगोलम है। ध्यान रखिएगा, गुज्जरा है, नेतुर है और उदयगोलम है। इसमें भी जो है इसने स्वयं को अशोक कहा है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लें अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो देखिए सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये गलत पढ़ा था, बाद में टर्नर महोदय जो थे, टर्नर, ठीक है, उन्होंने इसको राइट पढ़ा था। ठीक है, और वो कौन सा था ये अभिलेख आप लोग बताएंगे कि कौन सा अभिलेख था, क्योंकि उसको मैं जो है पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये कौन था, नासरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। मनसबदारी प्रथा को लागू किसने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। अगला है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1605 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1605 में हुई थी। अगला है मुगल शासकों में सबसे पहले, ठीक है, साम्राज्य को प्रांत में किसने बांटा था, तो अकबर ने बांटा था। अकबर के पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध, अभी हमने ऊपर देख लिया, हेमू के। अगला है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे। अगला है प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है, इसके रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, कौन है, पाणिनि है। अगला है आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है, रामायण को। किसको दी जाती है, रामायण को। और इसके रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो वो वाल्मीकि जी हैं। कौन है, वाल्मीकि जी हैं, जबकि महाभारत के वेद व्यास जी हैं। ठीक है, आगे अगर बात कर लें प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वो ईरानियों के द्वारा था। किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा था। अगला हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। देखिए वर्तनी शुद्ध करने के कभी कभी आता है, तो जो हम लोग गांधी पर जो है चंद्र बिंदी दे देते हैं, ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, जो सही दृष्टिकोण से है वो यही है, और यही हमारा तत्सम है। कभी कभी तत्सम तत्वों में दे दे तो इस पर सिर्फ बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदी में, गांधी में चंद्र बिंदी नहीं लगती है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है राजपूताना कि किस एक राज्य में अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो वो मेवाड़ के। किसके, मेवाड़ के। अगला है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो यहाँ सली नहीं सलीम होगा, सलीम ने किया, सलीम नाम था। ठीक है, अगला है राजगद्दी पर बैठते ही, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हटा दीजिए। राजगद्दी पर जो है बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था, तो जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था उसने विद्रोह कर दिया था। अगला है किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे, तो किस नाम से जारी करवाए थे, निसार नाम से। किस नाम से, निसार नाम से करवाया था। अगला है किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे, तो कैप्टन हॉकिंस के। किसके आए थे, कैप्टन हॉकिंस के आए थे। अगला है, अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हॉकिंस और टॉमस रो दोनों कब कब आए थे। ठीक है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, 1608, 1615, 1618, बस इसी 3 में से 2 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बताइएगा भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारोबारी केंद्र, अब ये दोनों मैं इसलिए नहीं पता क्योंकि कई बार पढ़ा चुका हूँ। अगला है भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था, तो कहाँ आप लोग बताएंगे, सन इसमें लिखा हुआ है 1613 में। ठीक है, आगे है सूरत में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, ये सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको बताने की अब यहाँ ज़रूरत नहीं, ना आप लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारोबारी केंद्र 1613 में, और कहाँ, तो सूरत में। ये अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वायु पुराण में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की। किसकी, गुप्त वंश की। ठीक है, आगे हम लोग देख लें किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का है, तो जादू टोना तंत्र मंत्र की अगर बात कर लें तो ये हमारा अथर्ववेद में है, ना कि ऋग्वेद में होगा। ठीक है, किसमें, अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऋग्वेद गलत हो जाएगा, आप लोग अथर्ववेद के बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, अथर्व का मतलब ही होता है जादू टोना। ठीक है, अगला है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन था, तो कथावस्तु था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, अगला है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है, तो वो कल्पसूत्र से मिलती है। किससे मिलती है, कल्पसूत्र से मिलती है। और महावीर जीवन के कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो वो जो है हमें भगवती सूत्र से मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसको चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके तीनों नाम थे, और ये तक्षशिला के निवासी थे, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इतना बात आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है हमारे आज लगभग 200 क्वेश्चन की एक श्रृंखला रही, जिसको हम लोगों ने मात्र 28 या 29 मिनट में ही देख लिया है। और अगर यही आप डिजिटल बोर्ड पर किसी टीचर से, ठीक है, बड़े ब्रांड टीचर से पढ़ते, तो
शायद हमको लगता है कि ये पढ़ाने में वो 1.5 से 2 घंटा जो भी उनका समय लेते, हम ज़्यादा किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय लेते। लेकिन मैंने जो है इसको कम से कम समय बताया, क्योंकि जो है हमको कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है, बस हमारा यही एक टारगेट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, और कैसा लगा ये, अगर श्रृंखला जारी रखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि वनडे के किसी भी एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास में, और कल जो है हम लोग टॉप 25 की श्रृंखला में भी हो सकता है कि टॉप 25 क्वेश्चन का जो है मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट किया जाए, या फिर आधुनिक से, जैसा उचित लगेगा वैसा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और या आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि मॉडर्न स्टार्ट किया जाए या मिडवल, उसी के हिसाब से फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा, और फिर अब आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।